हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। और हाइड्रोस्फीयर मैंने आपको बताया था ये प्लांट कम्युनिटी है जो कि पॉन्ड में या लेक में डेवलप होती है पानी के अंदर। और धीरे धीरे पानी, हम ये सब जानते हैं कि जो पानी होता है वो मिड के जो लेक के सेंटर में है वो डीप होता है, और प्रोग्रेसिवली अगर हम शोर की तरफ आएँ, किनारे की तरफ आएँ, तो वो शैलो होता जाता है। और उसी हिसाब से क्या होती है, प्लांट कम्युनिटी जो होती है डेवलप होती है। और इसमें दो स्टेजेस जो हैं, सबमर्ज स्टेज जिसमें प्लांट्स जो हैं पूरी तरह से पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं, वो स्टेज। और दूसरी जो है फ्लोटिंग स्टेज, जिसमें कुछ पार्ट जो होता है प्लांट का, वाटर प्लांट्स का, वो पानी के सतह के ऊपर तैरता रहता है। ये दो स्टेजेस अपन ने डिस्कस करी थी। और इसमें ये भी मैंने आपको बताया था कि पहले सबमर्ज्ड होती है और धीरे धीरे जैसे क्या कहते हैं, वो स्टेज जो होती है, एक स्टेज अनफिट हो जाती है दूसरी अपने स्टेज के लिए, तो उसमें दूसरे प्लांट्स आके इन्वेड हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, और एक सेकंड स्टेज डेवलप हो जाती है। तो पहले सबमर्ज्ड स्टेज होती है और फिर फ्लोटिंग स्टेज। अब तीसरी जो स्टेज है वो है रीड स्वैम्प स्टेज। रीड स्वैम्प स्टेज जो होती है वो होती है पानी में, जब पानी की जो डेप्थ होती है वो 2 से 3 फीट रह जाती है। जब समर स्टेज थी, पानी की जो है डीप ज़्यादा था, उसके बाद धीरे कम हुआ तो वो फ्लोटिंग स्टेज आई। उसके बाद और ज़्यादा पानी जब कम हो जाता है, 2 से 3 फीट रह जाता है, तो उसमें रीड स्वैम्प स्टेज जो है वो डेवलप हो जाती है। और कई बार तो जब 1 फीट से भी कम डेप्थ रह जाती है, इन्वेजन नाउ बिकम्स पॉसिबल फॉर मैनी मार्श प्लांट्स। इसमें क्या होता है, इसमें नए प्लांट्स का इन्वेजन हो जाता है, जैसे मार्श प्लांट्स, जैसे टाइफा, जिसको हम कैटेल भी कहते हैं, और इसके साथ साथ र्यूमेक्स, एक्लिप्टा एंड सेजिटेरिया। ये सब डेवलप हो जाते हैं जब पानी की जो डेप्थ होती है वो 1 फीट या 2 या 3 फीट रह जाती है। These plants are rooted at the bottom and are partly submerged, but their shoots extend well above the water. इनमें क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो बॉटम में रूटेड होते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत क्या होते हैं वो समझ रहते हैं। बॉटम उनका जो बाकी वाला शूट पार्ट है वो भी समझ रहता है, लेकिन शूट्स जो हैं दे एक्सटेंड वेल अबव द वाटर, और काफ़ी सारा जो इनका जो पार्ट होता है प्लांट का वो पानी के सतह के ऊपर होता है। थोड़ा सा पार्ट ही जो होता है वो समझ रहता है। एंड ये क्या करते हैं, दे कट ऑफ लाइट फ्रॉम द फ्लोटिंग प्लांट्स विच नाउ finding the habitat less favorable migrate into deeper water in the wake of submerged plants. अब क्या होता है, ये जो रीड स्वैम्प स्टेज के प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, लाइट कट ऑफ कर देते हैं जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं उनकी। और जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, वो उनके लिए ये जो प्लेस है, ये हैबिटेट है, वो अनफेवरेबल हो जाती है या लेस फेवरेबल हो जाती है, और वो क्या करते हैं, वो और ज़्यादा डीपर वाटर में माइग्रेट कर जाते हैं। And these plants make water still shallower by settling down of sedimentary material and the deposition of plant humus. और ये plants जो हैं रीड स्वैम्प स्टेज के plants, ये क्या करते हैं, वाटर को और ज़्यादा शैलो कर देते हैं। कैसे? by settling down the sedimentary material और डिपॉजिशन ऑफ प्लांट ह्यूमस को भी ये क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, और सेडिमेंट्री मटेरियल सेटल डाउन करते हैं, जिससे जो पानी जो होता है और ज़्यादा शैलो हो जाता है। और द हैबिटेट इज़ कॉन्सिक्वेंटली मेड अनफिट फॉर द प्लांट्स ऑफ द रीड स्वैम्प स्टेज। और धीरे धीरे क्या होता है, ये जो हैबिटेट है ये रीड स्वैम्प स्टेज के लिए भी अनफेवरेबल हो जाती है। और जो नेक्स्ट स्टेज है कौन सी, जो मार्श मैडो स्टेज अभी अपन पढ़ेंगे, उसके लिए फेवरेबल हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे ये प्लांट्स जो होते हैं ये भी डीपर वाटर में शिफ्ट होते जाते हैं, और एक नए स्टेज जो होती है वो डेवलप हो जाती है, विच इज़ द मार्श मैडो स्टेज। इसमें क्या होता है, द सबस्ट्रेटम नाउ चेंजेस टू अ मार्शी सॉइल
with water table just at the surface of or the soil may sometimes be covered with a few inches of water. अब इसमें क्या होता है, सबस्ट्रेटम जो होता है मार्शी सॉइल जो होती है इसमें, जिसमें पानी जो होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है और कई बार तो खाली कुछ इंच ही पानी होता है मिट्टी के ऊपर, और उसके बेसिस पर क्या होता है जो प्लांट्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं उसके ऊपर। और ऐसी हैबिटेट जिसमें बहुत कम पानी है, सॉइल के ऊपर 1-2 इंच ही पानी रह गया है, और ऐसे हैबिटेट जो होते हैं दे आर टू ड्राई, बहुत जो प्रीसीडिंग कम्युनिटीज़ हैं जैसे रीड स्वैम्प स्टेज है, उसके लिए क्या हो जाती हैं, ड्राई हैबिटेट बन जाती है, और एंड इज़ इन्वेडेड बाय वेरियस स्पीशीज़, और इसकी वजह से दूसरे स्पीशीज़ इसमें डेवलप हो जाते हैं लाइक पॉलीगोनम, मिंट्स एंड टॉल ग्रासेस फॉर्मिंग अ मेडो। और इसकी जगह क्या होंगे, नई स्पीशीज़ डेवलप हो जाती हैं क्योंकि पानी अब बहुत कम रह गया है, पॉलीगोनम, मिंट्स और टॉल ग्रासेस, और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक मेडो बनाते हैं, और इसी वजह से इस स्टेज का नाम दिया गया था मार्श मेडो स्टेज। एंड ऑल दीज रिएक्ट अपॉन द हैबिटेट इन सेवरल वेज, और ये सारे क्या करते हैं, हैबिटेट के ऊपर रिएक्ट करते हैं कई तरह से। दे ट्रांसपायर enormous quantities of water absorbed from the soil and build up the soil by accumulating the remains of dead plants and catching water carried and wind bound soil. ये क्या करते हैं, हैबिटेट से कैसे रिएक्ट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ पानी जो है वो ट्रांसपिरेशन करते हैं, उसका ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होता है, एनॉर्मस क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर जो एब्जॉर्ब की है उन्होंने, कहाँ से, सॉइल में से, और सॉइल जो होते हैं वो बिल्डअप करते हैं। कैसे सॉइल बिल्डअप करते हैं, बाय अक्यूमुलेटिंग द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स के जो रिमेन्स हैं उसको अक्यूमुलेट करते हैं, और वाटर कैरीड और विंड बाउंड सॉइल जो है उसको कैच करते हैं, जिससे क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है या सॉइल का बिल्डअप होता है। और हाइड्रोफाइट्स कैन नो लॉन्गर थ्राइव इन सच अ सॉइल, क्योंकि पानी जो होता है बहुत कम होता है इसमें, इसलिए जो हाइड्रोफाइट्स हैं इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। एंड दीज आर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय श्रब्स एंड लेटर बाय ट्रीज, और धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोफाइट्स डेवलप नहीं हो सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएंगे, श्रब्स डेवलप हो जाएंगे, और लेटर ऑन ट्रीज डेवलप हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज जो है दैट इज़ द वुडलैंड स्टेज। इन अ मॉइस्ट क्लाइमेट, अब क्लाइमेट मॉइस्ट है, द नेक्स्ट स्टेज इज़ वुडलैंड कंसिस्टिंग ऑफ श्रब्स एंड ट्रीज, और इसमें क्या होगी, धीरे धीरे श्रब्स और ट्रीज डेवलप हो जाएंगे। द पायनियर्स ऑफ दिस विल बी दोज दैट कैन टॉलरेट पार्शियल वाटर लॉक्ड कंडीशंस अराउंड द रूट्स, और ऐसे जो पायनियर्स हैं वही सर्वाइव करेंगे जो कि क्या कर सकते हैं, वाटर लॉक्ड कंडीशंस को, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा है, वाटर लॉगिंग है, उसको क्या कर सकते हैं, ये टॉलरेट कर सकें, तभी वो सर्वाइव कर सकेंगे। अगर वो सर्वाइव वाटर लॉगिंग नहीं कर सकते हैं तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एंड दीज वुडी प्लांट्स रिएक्ट अपॉन द हैबिटेट like their preceders by casting shade and making the soil dry by their vigorous transpiration and catching wind-borne and soil accumulating plant debris. अब ये भी क्या करते हैं, जिस तरह से इनके प्रेडेसर्स ने किया था, ये क्या करते हैं, शेड कास्ट करते हैं और सॉइल को और ज़्यादा क्या कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं बाय विगरस ट्रांसपिरेशन एंड कैचिंग द विंड बाउंड सॉइल एंड अक्यूमुलेटिंग प्लांट डेब्रिस। अब द प्रीवियस ऑक्यूपेंट्स नाउ डिसअपियर, अब पहले वाले जो ऑक्यूपेंट्स थे श्रब्स में से भी, वो भी डिसअपियर हो जाते हैं, बीइंग रिप्लेस्ड बाय शेड एंड्योरिंग हर्ब्स। अब इसमें जो शेड एंड्योरिंग, शेड में सर्वाइव कर सकें, शेड एंड्योरिंग हर्ब्स वो क्या कर लेते हैं, उनका स्थान ले लेते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं। एंड विच ग्रो अमंग द ट्रीज एंड श्रब्स, और ये जो क्या करते हैं, श्रब्स और ट्रीज़ के बीच में डेवलप हो जाते हैं। तो दिस इज़ द वुडलैंड स्टेज, जहाँ पे डेवलपमेंट होता है किसका, हर्ब्स का भी, श्रब्स का भी और ट्रीज़ का भी। नाउ द लास्ट स्टेज
is the climax forest. As humus accumulates, जैसे जैसे ह्यूमस accumulate होता है, बैक्टीरिया and other microorganisms begin to thrive in the soil, making it richer. अब इसको क्या करते हैं, सॉइल क्या हो जाती है, रिच हो जाती है, क्योंकि इनमें क्या होता है, बैक्टीरिया का और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उनका डेवलपमेंट हो जाता है. अदर ट्रीज़ नाउ मेक देयर अपीयरेंस. अब ट्रीज़ जो होते हैं वो अपना अपीयरेंस करते हैं. दीज रिएक्ट अपॉन द सॉइल अंडर देयर कैनोपी. उनके कैनोपी में ट्रीज़ के द एयर इज़ ह्यूमिड बट देयर शेड विल मेक कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर द सीडलिंग्स ऑफ द पायोनियर सन लविंग ट्रीज़. और जो क्या करते हैं, शेड कर देते हैं, और उसके नीचे क्या होगा, जो ट्रीज़ डेवलप हो रहे हैं, जो सीडलिंग्स डेवलप हो रही हैं, उनको लाइट प्रॉपरली नहीं मिलती हैं, तो प्रॉपर डेवलपमेंट जो होगा वो ट्रीज़ का नहीं हो पाएगा. सीडलिंग्स जो होंगी नहीं बन पाएंगी, ग्रो नहीं हो पाएंगे. और जो कि सन लविंग ट्रीज़ होते हैं उनको डेवलप नहीं हो पाएंगे. एंड आफ्टर अ फ्यू जनरेशंस द पायनियर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय द ट्रीज़ ऑफ द मोस्ट टॉलरेंट शेड स्पीसीज़. और उसकी जगह क्या होगा, जो शेड लविंग प्लांट्स हैं, शेड लविंग ट्रीज़ हैं, वो उनका स्थान ले लेंगे, ताकि क्योंकि क्या है, वही सर्वाइव कर पाएंगे जो कि शेड लविंग ट्रीज़ हैं. दस द एरिया, जिसके साथ से जो एरिया जो था वंस अंडर डीप वाटर, जो बहुत ज़्यादा पानी में एक था, हाइड्रोस्फीयर जिसकी अपन बात कर रहे हैं, बिकम्स फाइनली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फॉरेस्ट. और धीरे धीरे वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, फॉरेस्ट में डेवलप हो जाता है, जिसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, फॉरेस्ट कम्युनिटी कहते हैं. एंड ये किसका था पूरा, ये था, दिस वॉज हाइड्रोस्फीयर. And the whole process of development may be studied about the lake margins, where each stage may be seen as a definite zone. और एक हर आपको क्या दिखेगा, हर आपको जोन दिखाई देगा अलग अलग, अगर आप हाइड्रोस्फीयर को देखेंगे. इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द नेचर ऑफ द क्लाइमेक्स कम्युनिटी विल डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट. जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी वो क्लाइमेट पे डिपेंड करेगी, ये अपन ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सो देयरफॉर अ फॉरेस्ट कम्युनिटी विल डेवलप only if the climate is moist. In dry climates, the climax community may be grassland or some other xeric community. क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा कि जो ये ज़ीरोस्फीयर है, इसमें जो फाइनल कम्युनिटी है या क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो ग्रासलैंड होगी, फॉरेस्ट होगी, या कोई xeric कम्युनिटी होगी.